We are focusing of the Nézard equation, and it shows the dependence of electrode and the cell potentials on concentration. So we'll focus that, and because this equation is important in boards, derivations also come, numericals comes from this thing, definition comes, so you cannot ignore this portion. Now we have seen that the standard electrode potential, you know how you measured in the standard states. So whenever you are making a standard electrode potential, you must remember the temperature should be 25 degrees centigrade or 298 kelvins, and if you are seeing the concentration of the solution, that is also fixed. Unit molarity you have to use, or 1 m solution. ठीक है, that is fixed for the concentration of the solution, the electrolytic solution which you are using. So that way you can make your standard electrode potential, and you know that its electrode potential, the value is coming 0 volt, so that is also fixed. So Nézard is basically helpful to give you a relationship between this electrode potential, concentration, and of the this thing electrolytic solution. So what is the case that you have to see, देखो जो practically concept की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमने वोल्टामेट जो गैल्वेनिक सेल बनाया था हमने, वो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप प्रैक्टिकली बनाते हो लैब में करने के लिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मतलब हमेशा थ्रू आउट दैट फिक्स कॉन्सेंट्रेशन आप मेंटेन नहीं कर पाते हो ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे जो हमने डायग्राम बनाया था, मैं जनरल फिर से बता दे रही हूँ. ये आपने एक कंटेनर लिया था जिसमें आपने एक सोल्यूशन भरा था जो बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था, और हमने उसको एक, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलारिटी का होना चाहिए, यूनिट मोलारिटी का हो. ये फिक्स्ड हम रखते थे हमेशा. और जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते थे, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 298 केल्विन में कन्वर्ट कर देते थे, ये फिक्स. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जब भी निकाल रहे थे उसकी वैल्यू फिक्स आ रही थी, वो 0 थी. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब आप इसको बनाते हो तो ये मेंटेन करना कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी का, ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का ये फिक्स नहीं हो पाता. अब जैसे आपने बनाया था ये पूरा अरेंजमेंट, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रखा था ना. तो नेजर्ड ने बेसिकली क्या करा, नेजर्ड ने आके एक ना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा between basically your this thing electrode potential and the concentration of electrolytic cell. उसी को हमने एक इक्वेशन दे दी जिसको हमने कहा नर्ड्स इक्वेशन, या हम लोग, मैं तो नेजर्ड्स इक्वेशन बोलती, नर्ड्स इक्वेशन. ठीक है, सो व्हाट इज इट गिव्स नर्ड्स NS. Nerds gave a relationship between electrode potential and the concentration electrolytic solution. ठीक है, इसी को उसने कहा नोन एज नर्ड्स इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. तो आपको पता था ना कि जो भी आपका बेसिकली जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था उसमें वो क्या रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन लेता था और अपने आप को इलेक्ट्रोड में जाके सॉलिड फॉर्म में अटैच हो जाता था. ठीक है ना, ये चीज़ है. तो उसने एक इक्वेशन बनी है, डेरिवेशन नहीं है इसमें, इक्वेशन है. तो आपको इक्वेशन थोड़ी लर्न करनी है. नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन, ये नर्ड्स इक्वेशन है, और इस सब की मैं टर्म्स तुम्हें बताऊंगी. ये आपने इक्वेशन बनाई थी तो उसी के टर्म्स में आप ले रहे हो कि भैया आप, जाहिर सी बात है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे. तो ये आपको अब तो समझ में आ गया कैसे लिखा है, ये आपको समझ में आ गया. ये याद करना है आपको, R/T/NF. इन सब की बात बताऊँगी मैं, व्हाट डज इट मीन्स. जब इसको लॉग के टर्म में आप कन्वर्ट करोगे, इसको ऐसे और लिख लो, तो फिर आप सोचोगे कि ये बेसिकली है ही नहीं, इक्वेशन में लिखना ही नहीं है हमें, ये अलग इक्वेशन है. ये इन टर्म्स ऑफ लॉग, जब 10 बेस है तो आपको मालूम है वैल्यूज़, आप मैथ्स वाले हैं, यू नो दीज वैल्यूज़ आर कीपिंग. अगेन आई एम टेलिंग यू, डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन इट. तो प्लीज़ कॉपी डाउन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं. अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाला हिस्सा, ये हमारा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. लेकिन किस चीज़ के लिए, फॉर 1 मोल
solution of metal ion, ठीक है, MnS aqueous, ठीक है। अब R सबको पता है क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन पेपर में वैल्यू गिवन होगी, जो वैल्यू गिवन हो भाई उसे यूज़ कर लेना, ठीक। वैसे आपको पता ही होगी, ठीक। अब T सबको मालूम है टेम्परेचर है, केल्विन में कन्वर्ट होना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। वैसे भी 298 क्योंकि स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो तो वही 25 डिग्री। F आपका फेराडेज कांस्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में हमेशा फर्स्ट पेज में गिवन होता है, ठीक है। नहीं हो तो याद कर लेना, ठीक। आगे बढ़ें। इसमें N सिंबल था। N रिलेट होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, गेन ही तो हुए थे, गेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। ये ध्यान देना है। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। जैसे सपोज करो हमने ये वैल्यूज़ अपनी लिखी, अगर हम इसको ही कैलकुलेट करके देखते तो देखते क्या निकलता है, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है, 2.303 NF, ये हमारा RT, ये लॉग M सॉलिड की कंडीशन है एक्टिव मासेस के टर्म्स में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना। अब जैसे देखो ये वैल्यू थी हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें वैल्यूज़ गिवन है, सॉरी माइनस साइन है। 2.303, R की वैल्यू 8.314, ठीक है। टेम्परेचर है 298। इसको हम इलैबोरेट कर देते हैं सॉलिड्स की टर्म्स में, जो है हमारा, अभी तो हम ये लिखेंगे क्योंकि हम फॉर्मूले को और चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस NM, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर होगा आपके पास, जो वैल्यू 0.0591, ये तो N रहेगा, लॉग, ठीक है, सॉरी एक्वस कंडीशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब जैसे सपोज करो अगर कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा एक हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ये एक हमारा ये। अब जैसे सपोज करो कि हम देखते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड बाय सॉलिड फेज जो है हमारा, जो ये है, इसकी वैल्यू अगर हमको दी रखी है 1 के बराबर, तब हमारा फॉर्मूला क्या बदल जाएगा उसे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस NM माइनस 0.0591N, ये कितना आ रहा है, लॉग 1/m प्लस N एक्वस। ये चीज़ आप इसको फ़र्क भी अपॉन में है दिया रखा है, इसको आप रिवर्स कर लीजिए तो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगी वैल्यू। 0.591/n लॉग, है ना, नेगेटिव लॉग को ही बदला है आपने तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एक्वस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। एक्वस में आप ये लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक ये भी आ गया, ये भी आ गया। बेसिकली ये दो ही काम आएंगे आपके, ऊपर वाला भी आ सकता है। तो जैसा आपका न्यूमेरिकल रहे भैया, आप वैसे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। अब हमें इस फॉर्मूले को भी स्टडी करना है। अब सपोज करो हमने पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर एनोड पे हम अप्लाई करें, एनोड में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, ठीक है, और वही बना रहा था। इसको हम ऐसे ना लिख के, अब मैंने हमेशा बोला है कि इस तरह से यूज़ करना। तो हम इस इक्वेशंस को कैसे कर सकते हैं भाई, एनोड पे हमेशा क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो अभी तक हम रिएक्शन में चल रहे थे, है ना, तो आप ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, ये भी वही चीज़ दे रही थी, है ना, ये ध्यान दीजिए। तो और यहाँ पे आपने माइनस 0.0591/n, ठीक है, और ये लॉग के टर्म्स में, और ये m, ठीक है। मतलब
ये जो आपकी इक्वेशन है आप इसी फॉर्म पे लिख सकते हैं। बच्चा ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। ऑक्सीडेशन में बच्चा इसे ऐसे भी लिख सकता है, 591/n log m+n और m, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आपका जैसे सपोज करो, जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, जैसे सॉलिड में अगर जैसे हम अपनी लेके चलें कि हम सॉलिड लेके चल रहे हैं, प्योर सॉलिड है हमारे पास, तो उस कंडीशन पे हम प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है तो उसमें हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी, उसको आप हमेशा ज़ीरो कंसिडर करते हो। ये आप टू टेक इट एज अ ज़ीरो, है ना। तो दैट पार्ट ऑल्सो यू हैव टू मेक इट इन पॉइंट, ठीक है। अब जैसे हम कब लेके चले, है ना, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा अगर सॉलिड है तो वो m की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी। तो यहाँ पे भी अगर आपके प्योर सॉलिड है, आप इसमें प्योर सॉलिड कंडीशन ले लो या प्योर लिक्विड कंडीशन ले लो, ये प्लीज़ उतार लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूमेरिकल में। तो ये रिएक्शन थोड़ी मॉडिफाइड हो जाती है और ये मॉडिफाइड इस तरह से होएगी, -0.0591/n log, जो नीचे आपने लिखा हुआ है वो आपका 1 वैल्यू हो जाती है ना। यानी हम तो इसको ऑक्सीडेशन के टर्म पे चल रहे थे, अगर हम इसको ना लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन के टर्म पे लिखें, ठीक है, तो ये लॉग, ठीक है, तो ये हमारे उसके टर्म में आ जाएगी। अब आपको जैसे रिडक्शन के टर्म पे लिखना है ना, तो उसको भी देख के चलना है। पहली चीज़ याद देखना है कि क्या चीज़ बढ़ेगी और क्या चीज़ घटेगी। इस इक्वेशन से कुछ चीज़ समझ में आ रही है? अगर ये तुम अपनी इंक्रीज़ कर दो तो ये जो ये है, ये वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और वाइस वर्सा। अब टेम्परेचर का कंडीशन क्या है? अगर टेम्परेचर अगर तुम मतलब इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज़ एट कांस्टेंट देन ऑल्सो इट विल डिक्रीज। तो 2 पॉइंट्स इसमें थोड़ा याद रख लेना कि अगर तुम ये बढ़ाते हो, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करोगे, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या करेगा, वो आपका डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि यूनिवर्सली है ही है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये भी आपका डिक्रीज़ करेगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप इसको याद रखना है आपको। अब आपको लेके चलना है पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड जब आप कैथोड की तरह यूज़ करते हैं। कैथोड में क्या होता था कि हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे और वो बना था। अब वो इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे जो आपने अभी बनाई है, भाई इसी के टर्म्स में लिखोगे, क्योंकि उधर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन लिख दिया आपने, ठीक है, रिडक्शन हो गया आपका माइनस ये 0.0591n log m, भाई यही चीज़ तो हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.591 होल n log, है ना, ये भी लिख सकते हो आप। अब इसको और लिख लो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अगर पॉजिटिव टर्म में आप इसको करना मांगो तो आप क्या करोगे, तो ये रेड इज इक्वल्स टू E0 रेड प्लस 0.0591 होल n लॉग, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी याद रखना है कि भाई हमें जो m की वैल्यू है इसकी, ये हमें 1 लेके चलना है एज अ यूनिटी, यू हैव टू यूज़ इट एज अ यूनिटी, ठीक है। सॉलिड स्टेट में है तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड स्टेट में, तो आप इसको भी बदलेंगे तो ये भी आपके वैल्यू। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेटेड है, तो अगर ये आपको इंक्रीज़ करना है देन यू हैव टू इंक्रीज़ दिस थिंग, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है देन इंक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान दे के चलना। सोचो सेल पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, पूरी तरह कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो बना रही है, ए और बी, इसके शीज़ोमेट्रिक कोफिशेंट्स भी हैं, ठीक। तो आप उस कंडीशन में कैसे लिख सकते हो अब सेल को, ई सेल, E0 सेल माइनस 0.0591n log
10। अब भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट, अच्छा ये चीज़ मैं तुम लोग को शायद बताना भूल गई थी कि ये पॉइंट जो होता है वो ये लॉग में केमिकल काइनेटिक्स मुझे लगा मैं बता चुकी हूँ, तुम लोग शायद कंफ्यूज हो गए होगे ये मैम ने क्या लिखा है। ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। देखो प्रोडक्ट यहाँ पे ये एम बना है, इसीलिए कैपिटल एम लिखा है। ये रिएक्टेंट था हमारा इसको यहाँ, तो यही चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सी, एक्टिव मासेज हैं ये कैपिटल डी। अब ये देखो शीज़ोमेट्रिक वैल्यूज़ लिखी हुई अपॉन पे जाती हैं, इन्हें केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताया है तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी। अब यहाँ रिएक्टेंट्स आ जाएंगे नीचे, ये शीज़ोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं पावर में चढ़ती हैं, ठीक है बी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि इस चीज़ को, ये जो मैंने लिखा है ये तुम, मैं बताना तुम्हें भूल गई, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो एम अपॉन एम प्लस एन, ये वहाँ पर भी पीछे वाले में भी ध्यान रखना कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो ये चीज़ है, और ये इस तरह से आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे। अब बेसिकली इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं कि ये, अगर वैसे तो ये आएगा नहीं है आपका क्योंकि इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है आप लोग को, लेकिन थोड़ी नॉलेज के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर ओवरऑल सेल पे आ रही है रिएक्शन तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। प्लीज़ फोकस ऑन इट नाउ। अब ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है आपका, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल से आप आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम समझे जब रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट जा रहे हैं, चल रहे हो और एक कंडीशन आ जाए जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट आ जाए, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी अटेंड हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो जो दोनों रिएक्शन के, वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन चल रही है, जैसे ए से बी कन्वर्ट हो रहा है और फिर ये, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस कंडीशन पे ही इक्विलिब्रियम जनरेट होगा जब ये दोनों बराबर हो। तो उस कंडीशन में इसका भी कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दोनों इलेक्ट्रोड्स के बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके, आराम से वो दे विल बिकम इक्वल, और उस कंडीशन में ईएमएफ ऑफ द सेल जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा समझाने के लिए रिएक्शन, तो ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे। तो अभी कंडीशन क्या हो गई है, जैसे आप तो यहाँ पे इस तरह से चला रहे हैं अपने कंडीशन के, भैया यहाँ लगा हुआ है आपका, एक तरफ शी लगा हुआ है, एक तरफ वो लगा हुआ है आपका, तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब आपके बेसिकली आप कह दें कि ये इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये दोनों कंडीशन क्या है, इक्वल हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उसी को इनेजर्ट ने अपनी एक इक्वेशन दे दी गई इस तरह से, और उससे आप इजीली अपना निकाल सकते हैं। तो अपनी वैल्यू है भाई, अब इस कंडीशन में कब हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, ज़ीरो लिख दीजिए इस ईएमएफ ऑफ द सेल में, और ये आपका 0591/n log Kc, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई सेल, ये आपका 0.0591n, ठीक है, लॉग Kc। ये कब हुआ, टेम्परेचर तो वही रखना है 298 केल्विन पर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log Kc इज इक्वल्स टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 एट 298 केल्विन। एंटी लॉग में चला लीजिए, Kc इज इक्वल्स टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल 0591 एट 298 केल्विन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब पूरा डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे तब हम लोग इस चीज़ को करेंगे। एक्चुअली जो Kc की वैल्यू है, ये वैल्यू गिव्स जो हमें एग्जैक्ट एक सेल रिएक्शन का वो दे देती है, एक्सटेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एक्सटेंट पे चलेगी, ये एक फ़ायदा है। अगर इसकी वैल्यू बड़ी आएगी आपकी, दो रिएक्शन दिए रखे हैं, उन दोनों की वैल्यू की Kc वैल्यू दी रखी, तो आप बता सकते हैं कौन सा रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड करेगा, ज़्यादा काम करेगा, जिसकी वैल्यू Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। ग्रेटर द Kc वैल्यू, ग्रेटर विल बी द रिएक्शन प्रोसीड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो Kc इज़ लार्ज देन योर reaction proceed to a larger extent,
ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब यही सब करना, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे लर्न कर लेना।